नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो है होम साइंस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और इस वीडियो को भी हम लोग 3 भागों में ही बांट करके देखेंगे, जैसे कि इंटरव्यू की एक आध जरूरी बातें, इसके बाद इस सब्जेक्ट की प्रकृति क्या होती है, नेचर, या कह सकते हैं कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में डिमांड क्या होती है। और तीसरे और अपने लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यूपीएचएससी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में, उन कुछ क्वेश्चनों को सेलेक्ट करते हुए बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनके क्या महत्व है या फिर क्यों पूछे गए हैं। तो पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप ये देखिए कि ये सभी के लिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक ज़्यादा कैंडिडेट के लिए होगा। जो लोग होम साइंस से नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन होगा, या कह सकते हैं कि जैसे आपने नेट जेआरएफ किया हो या लास्ट कोई डिग्री की लिया हो, पीएचडी किया हो, उसमें और अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर इसमें गैप है या फिर ठीक ठाक गैप है तो हमें क्या आंसर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस गैप का थोड़ा सा ड्यूरेशन देखना है कि आपका जो गैप है ये 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे है, या फिर 6, 8, 10 या फिर 10+ ऐसे हैं। दूसरे चरण के लिए मतलब इनकी संख्या ज़्यादा है, ये मान के चलिए जितने लोग भी अभी जा रहे हैं इंटरव्यू में, इसकी संख्या ज़्यादा दिख रही है। तो एक डर बना रहता है कि वो आपसे पूछ लें कि आपने नेट जेआरएफ 2012 में किया, 25 में आप इंटरव्यू देने आए हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि रोज घुटने जैसी बात होगी कि घुट घुट के आप सोच रहे हैं कि क्या आंसर दें। अगर हम तार्किक तरीके से देखें तो इनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो पहले स्टेप में आते हैं इस पे। ये सामान्यतः होता है, यानी कि अगर हम इन दोनों कैटेगरी को हटा दें तो बचे हुए लोग, मुश्किल से अगर 2,500 लोगों को इनवाइट किया जा रहा है तो वो 25-50 लोग हैं जो कि अभी अ, अपना पीजी किए, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिए, रिटर्न अच्छा गया, इंटरव्यू के लिए कॉल हो रही है। ऐसे लोगों की संख्या कम है। तो उसको उनको अगर हम थोड़ा साइड कर ले, उनसे ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा तो वो तो हम हटा देते हैं। 2 या 3 या 4 साल है तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि सर, मेरा इस क्षेत्र में, इस सब्जेक्ट में रुचि था, या कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में या प्रोफेसर बनने में रुचि थी, इसलिए पिछले परीक्षा में सफलता न प्राप्त होने के बाद भी मैं इसमें लगी रही या फिर लगा रहा, तैयारी करता रहा। और अच्छी बात यह है कि सर, मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये जो है, देखिए, आयोग में जो लोग बैठे हैं वो भी एक इंसान है, व्यक्ति है, पर्सन है। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 साल बीत जाना बड़ी आम बात है। रेयर लोग हैं जिनका तुरंत पहली बार में मिल जाता है सफलता, कह सकते हैं। नहीं तो 3-4 साल बहुत कॉमन है, इस फील्ड में सबको लग जाते हैं। तो अगर आप सही वर्ड सिलेक्शन करके बताते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। कुछ और भी तरीके होते हैं इसे बताने का, लेकिन मुझे लगता है कि इतने से काम हो जाएगा। अगर आप और भी सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो वो हम लोग बात करेंगे अगले चरण में, मॉक वगैरह में। फिलहाल दूसरे स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पे ये गैप हो तो क्या होगा। अब देखिए, इसमें भी क्या है कि आपको दो तरह से देखना होगा। एक तो ये है कि जो कैंडिडेट हैं उनका जेंडर क्या है। जेंडर काफ़ी डिपेंड करता है ऐसे आंसरों में। अगर फीमेल हैं तो ये जो है आंसर आसान हो जाता है और काफ़ी हद तक वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो आंसर मेल को देना है वो चाहे तो वो भी ये आंसर दे सकते हैं। इस सब्जेक्ट में देखिए रेयर मेल कैंडिडेट मिलते हैं, तो मैं मानता हूँ कि
ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों कैंडिडेट अपना बोल सकते हैं। क्या है, जैसे एक तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि विमेन है, तो इतना गैप हो गया है तो बहुत जाहिर सी बात है कि आप मैरिड हों, हो सकता है कि बच्चे भी हों, या हो सकता है कि ना तो आपके बच्चे हैं और ना ही आप मैरिड हो। तो कह सकते हैं कि लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होगा, और वो भी आप आंसर बता सकते हो कि हाँ सर, मैंने जीवन में फैसला किया है कि मुझे सिंगल रहना है, और मैं एक बेबी को अडॉप्ट करूँगी, और उसके साथ जो है मैं अच्छी उसे शिक्षा, एजुकेशन इस तरह का दूंगी, और इस तरह की चीज़ों के साथ मतलब चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये उस केस में ज़्यादा कारगर है जैसे जो मैरिड हैं या जिनके बेबी हैं। जब ये बात आप बताते हैं, उसके बाद बच्चे को रेडी करना, उसकी परवरिश करना, स्कूल भेजना, इन सब में सर 3-4 साल पता नहीं चला कि कब निकल गया। एक फेवरेबल कंडीशन ये हो जाते हैं। ऐसा नहीं, देखो ये छोटी बात नहीं होती है कि एक बच्चे को जन्म दे करके उसका पालन पोषण करना और फिर उसे स्कूल भेजने तक सक्षम बनाना, फिर शुरुआत के 1-2 वर्ष स्कूल ले जाना, ये छोटी बात नहीं है। ये इससे कम मेहनत में आप एमफिल पीएचडी की डिग्री ले सकते हो। तो अगर कह सकते हैं कि बौद्धिक पैनल बैठा हुआ है तो वो इस बात को ठीक से रिस्पेक्ट करता है कि हाँ, आपने एक परिवार में, समाज में एक अच्छा कदम बढ़ाया है। एक तो बात ये हो जाएगी, और दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए कि लंबा टाइम हो गया है, करीबन 15-20 साल भी हो गए या और ज़्यादा हो गए हैं। देखो ये सामान्य बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत विचित्र बात मैं कर रहा हूँ 20 साल का गैप। लास्ट ईयर जब हम लोग मॉक इंटरव्यू करा रहे थे 2022 में, तो 50 क्रॉस वाले दहाई पार कर गए थे हमारे पास जो लोग इंटरव्यू देने आए थे। ये बुरी बात नहीं है। ये देखिए, ये एक होता है ना कि हम कब तक किस एज का समझते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 20-25 साल का गैप भी कॉमन सा है, वो लोग करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो पूरा ड्यूरेशन है ये पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट या प्राइवेट, कहीं पर आपने कुछ भी करने का प्रयास किया है, आप उसको खुल करके बताइए, थोड़ा सा मतलब अच्छे शब्दों का चुनाव करके। जैसे मान लीजिए कि किसी का 6 to 8 ईयर का गैप है, तो कुछ किया भी नहीं, मतलब इस तरह का कुछ नहीं है जो वो बता सके, तो एक तरीका ये होता है कि सर, मैंने इस बीच में कुकिंग में अपना करियर बनाने का प्रयास किया था। ये देखिए, कुकिंग ज़रूरी नहीं कि कुकिंग बोले, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप सिंगिंग, डांसिंग या जो कुछ भी आपने किया होगा या जिसमें इंटरेस्ट होगा, आप उसको बता सकते हैं कि सर, मैंने पिछले कुछ साल में कुकिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश किया, और कुछ सफलता हासिल हुई, लेकिन ज़्यादातर असफलता हुई। उसके बाद मैंने इस प्रिपरेशन के बारे में सोचा, और करियर यहाँ बनाने के बारे में सोचा, और जब मैं तैयारी करना शुरू की तो देखा कि बहुत अच्छी रुचि बन रही है मेरी, और ठीक से चीज़ें तैयार हो रही हैं, और वो मतलब कह सकते हैं कि रुचि इतनी बन गई कि सर, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज आपके सामने हूँ, इस तरह से। तो वो क्या होगा कि ये जो गैप है ये एक तरह से फिल हो जाता है यहाँ पे। आप कुछ और भी तरीके बता सकते हैं, या और भी इस बात को बताने के तरीके होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के आंसर आएंगे तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन निश्चित तौर पे होगा। जैसे कुकिंग में आपने करियर बनाया तो किस टाइप का कुकिंग, उसमें आप क्या बनाते थे। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन डिलीवरी करते थे, या उस तरह की चीज़ों के साथ आप जुड़े थे, तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें, सिर्फ इतना बोल देने से ये नहीं छुट्टी होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आधा इंटरव्यू इसी पे जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर कहीं पर आप अनसेटिस्फाइड हो तो हम दूसरे तरीके पे भी बात कर सकते हैं, और आप जब मॉक पे जुड़ेंगे तो ऐसे कई सारे रेयर क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो बातचीत से कुछ तार्किक आंसर निकल आते हैं। दूसरे स्टेप पे आते हैं कि होम साइंस सब्जेक्ट में बेसिकली डिमांड क्या होती है, या कह सकते हैं क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, या वो ज़्यादातर किधर जाते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं।
इस यूनिट में जो है ये टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन या व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सब सेकंड जो है आपके सब्जेक्ट से या यूं कहें कि आपके सिलेबस से, इन दोनों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रखना रहना है। और शुरुआत ज़्यादातर जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उनसे होते हैं। तो जो पहला व्यवहारिक क्वेश्चन है, क्या इसमें आते हैं, जैसे कि क्यों होम साइंस सब्जेक्ट जो है सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, महिलाएं लेती हैं, पुरुष क्यों नहीं भाग लेते इसमें। प्रश्न आसान है, ये कह सकते हैं कि एक सोशल स्ट्रक्चर जो है ये स्टार्ट में बन गया था जो धीरे धीरे अब टूट रहा है। मतलब शब्दों का चुनाव बहुत ज़रूरी है किसी भी आंसर को देने के लिए। सेकंड, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे जाते हैं कि जैसे आप जो ड्रेस पहन के गए हैं, साड़ी या सूट या पैंट शर्ट या जो भी आप ड्रेस के साथ गए हैं, उसके कलर वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या किसी और आपकी ड्रेसिंग पे बात हो सकती है, या मैचिंग ड्रेस, कंट्रास्ट ड्रेस, इनमें क्या डिफरेंसेज हैं, आपने इसकी जगह ये क्यों नहीं पहना, ये कैसा लगता है, इस टाइप से। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कलर, रंग, क्लोथ्स, ये सब सिलेबस में आपके लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब अप्लाइड फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। अ, इस रूम को, मतलब जो पैनल होता है, जो हॉल जिसमें जिस रूम में आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, तो बड़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि इस रूम को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगी। तो आप एक एक स्टेप में बताएंगे, तो वो मुझे लगता है कि आपको बस क्या है कि क्रम ध्यान रखना है कि हाँ, आपने ये बताया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके बड़ी बातों से छोटी बातों की तरफ आप आ सकते हैं। जैसे कि दीवारों का कलर है, लाइटिंग है, फिर छोटी इस तरह से आप डेकोरेट स्टेप जो है बता सकते हैं। अ, एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि जैसे होम साइंस में अगर कुकिंग वगैरह हम बताते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को आपको अच्छा भोजन कराना है, तो आप क्या बनाकर खिलाएंगी। अब देखो यहाँ अनजान व्यक्ति की जगह पे कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि अगर आपको हमें भोजन कराना हो, अच्छा खाना खिलाना हो, तो आप क्या बना के खिलाएंगे। बात वही है, क्योंकि अनजान वो भी हैं। तो इसमें मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या कहना है, ये नहीं कि ये बनाना, ये बनाना। आप ये कह सकते हैं कि अगर अचानक हमें खिलाना हो बिना पूछे, तो आप ऐसे में दो तीन वैरायटी आप बना रखेंगे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तीखा मीठा ऐसे करके। मतलब वो डाइवर्सिटी हो जिससे कि कोई ना कोई पसंद आ जाए, इस टाइप में। ये सब देखो, इस तरह के कोई भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो तत्काल हमें आंसर जनरेट करना हो। क्योंकि इंटरव्यू और रिटन एग्जाम में ये फ़र्क होता है कि अप्लाइड क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए, और वो आसान होते हैं। मुश्किल तब होते हैं जब हम उससे डर जाते हैं। कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जो इससे पहले इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इससे थोड़ा आपको अनुमान भी लगेगा, कॉन्फिडेंस भी लगेगा, हो सकता है कि कहीं कहीं पे थोड़ा फियर भी लगे। तो डरने की बात नहीं, ये डर तब आपको लग रहा है जब आपने इसकी प्रिपरेशन अभी नहीं की है। जब आप इसके लगभग 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन जब डील कर लेंगे, आफ्टर दैट ये आसान हो जाता है। जैसे हम लोग का भी ट्राई रहता है कि एक कैंडिडेट से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में पूछे जाएं, और ये संख्या 30-40 तक ले जाई जाती है कि आप इतने क्वेश्चन को डील करने की कैपेसिटी रखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके। तो आप समझ रहे हैं कि 100 क्वेश्चन तो बड़े आराम से जो है पहुंच जाते हैं। कुछ आप अपने पर्सनल क्वेश्चन भी डायरी वगैरह पे बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या आंसर देना है, etc etc। क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण के कुछ ऐसे उपाय बताइए जो कम हार्मफुल हो। ये देखिए, ये क्वेश्चन दरअसल मुश्किल है, देखने में आसान लगता है।
क्योंकि अगर ये कहा जाए कि फूड प्रिजर्वेशन तब तो आसान है, लेकिन जो कम हार्मफुल हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी केमिकल चीज़ों को डाल करके अगर हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो वो ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है। बिना हार्मफुल किए ऐसे बहुत रेयर हैं। हाँ, इसमें हम जो वर्ड चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि इससे बहुत कम नुकसान हो करेगा, ये ह्यूमन बॉडी को बहुत कम हार्मफुल करेगा, लो हार्मफुल, इस टाइप में। मतलब कम रखना है, ये नहीं जीरो देखिए बहुत कम हो पाता है, तो कम से कम करेगा। इससे आपको एक स्पेस मिलता है कि अगर कुछ गलती हो रही है तो वो वहां पर छिप जाती है कि कम करेगा, ऐसे वर्ड आप यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी जो कि एक प्ले स्कूल के रूप में है, वहां आपको कौन कौन सी समस्या दिखाई देती हैं? आपके सिलेबस में कई ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, उसी से ये कंसर्न है जो प्राइमरी वगैरह को रिलेट करके हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई हो तब तो अच्छे से आप समस्याओं को समझ ही रहे होंगे। दूसरा, नहीं घर में तो अगर आपके विलेज में हो तो आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। शहरों में भी ये होता है। वहाँ की कुछ बेसिक चीज़ों को आप ज़रूर देखें, जैसे कि कुछ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हैं और कुछ जो है बच्चों की हैं, कुछ विद्यालय की। तीन पार्ट में बांट करके आप बता सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आप देखेंगे कि अभी भी कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे कि आप जिस स्टेट में देने जा रहे हैं वहाँ अभी भी 6-7 थाउजेंड ऐसे सैलरी है। तो ये सैलरी आप समझ रहे हैं कि नथिंग के बराबर है। आज की डेट में 30 दिन के नाम का आपका जॉब है और कई ज़रूरी जगहों पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। ऐसे में 6-7 थाउजेंड कुछ नहीं है। तो एक तो इस समस्या का निदान होना चाहिए। स्कूल में बैठने के लिए बेंच वगैरह अभी भी अरेंज नहीं है। खिलौने वगैरह अब कुछ बेसिक पहुंचने लगे हैं, बल्कि हमें एआई के ज़माने में कुछ और एडवांस चीज़ों की पहुंच बनानी चाहिए। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के आप स्कूल में जो खाने की चीज़ें हैं, मतलब ऐसे अगर बांट करके बताते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या एक शिक्षित व्यक्ति यानी एजुकेटेड पर्सन भी मानसिक विकलांग हो सकता है? अब देखिए, ये जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, वो दोनों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एक तो फिजिकल और मेंटल दोनों लिखा हुआ है। तो मेंटल के कई लेवल और कई स्टेप होते हैं, तो उसी को रिलेट करके ये क्वेश्चन है कि क्या एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है। देखिए, जो मेंटल डिजीज़ जो है ये किसी को भी हो सकती है, और कई बार हमें वो क्लियर दिखाई देती है और कई बार क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो आप उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है इस बात को रख सकते हैं। कुछ इससे संबंधित टर्मोलॉजी अगर आप रिकॉल कर पाते हैं तो आप उसे भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो वस्त्र उद्योग में अग्रणी हैं? एक पूरा यूनिट लगभग लगभग जो है क्लोथ या वस्त्र से रिलेटेड है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको बुक से पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लोकेशन बताता है। आप उसे बता सकते हैं। अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो आप कम से कम जो फेमस ये प्रोडक्शन वाले एरिया हैं उनको आप ज़रूर बताएं। जैसे मान लीजिए कि बनारस वगैरह है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेम फेम उन्होंने हासिल किया है, तो आप उनका नाम रख सकते हैं। क्या आज मीडिया को फोर्थ पिलर कहना ठीक है? ये आपको आंसर देना है। तो आप समझ ही रहे हैं कि मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से कई सारे प्रश्न उठते हैं इस पे, और उसकी वजह से कई लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, कई लोग कहते हैं कि नहीं आज भी ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है कि इसमें पिलर मानते हुए कुछ पॉइंट को अपने बताना है कि इस वजह से मानना ज़रूरी है, और जहाँ पर कमियां हैं आप उसको ये कहेंगे कि ये कमियां दिखाई देती हैं लेकिन इनका रिफॉर्म होना चाहिए, और रिफॉर्म के बाद हम और भी इस क्षेत्र में मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्या यह बात सही है कि परिवार के निर्णय में
महिलाओं की भूमिका कम है। ये करीबन 2 यूनिट को कंसर्न करता है। आप जानते हैं कि एक तरफ तो डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट में हम ले सकते हैं फैमिली डिसीजन में, और दूसरा जेंडर अनइक्वालिटी इक्वालिटी जैसे जो है मुद्दे हैं उनके थ्रू भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत हद तक ये मामले सही भी रहते हैं कि अ, महिलाओं से राय ली जाती, सभी नहीं, देखिए सभी तो कहीं नहीं है, ज़्यादातर में महिलाओं से राय ली जाती है, लेकिन जहाँ उन एरिया पे जहाँ पर वो घर के अंदर वाली बात होगी। बाहर वाले में कह सकते हैं कि कंसर्न कुछ परिवार में लिए जाते हैं, कुछ में नहीं लिए जाते, तो इसी को लेकर के ये प्रश्न आया है। तो आप चाहें तो मतलब बैलेंस दोनों तरफ आंसर आप दे सकते हैं। साथ में इस बात को भी ऐड कर सकते हैं कि राय लेना ये अच्छी बात मानी जाती है, और राय का मतलब मान लेना नहीं होता है। वहाँ से कुछ सजेशन रहते हैं, हम उसके अनुसार कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष की बच्ची को सॉरी 1 वर्ष की बच्ची कौन कौन सी गतिविधि न करे तो चिंता का विषय है। अ, आप घर में देखे होंगे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो 3 ईयर की जो बेबी होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज आपने किया भी होगा। अगर आप चाहें तो उन सभी की लिस्ट बता सकते हैं जो जो 3 ईयर का एक बच्चा करता है, एक बच्ची करती है, कि अगर ये ना करे तो फिर थोड़ा सा कोई डिजीज़ है या कोई प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। ऊनी वस्त्र किसे कहेंगे? आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए जब बहुत आसान प्रश्न आ जाते हैं तो हमारे आंसर से फिर से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि जब आसान क्वेश्चन आए तो रिलेट क्वेश्चन जब मतलब पूछा जाएगा आप प्रिपेयर रहिए, घबराना नहीं है उससे। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैशन पहले थे हाल ही में दोबारा चलन में आ गए हैं। ये देखिएगा जब फैशन वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो फैशन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ महिलाओं का से संबंधित फैशन। फैशन जब आएगा तो आप होल होल कह सकते हैं, पूरी सोसाइटी का आप लेंगे, मेल का फीमेल का दोनों का फैशन, या ओल्ड एज का या यंग एज का या बच्चों का आप इनका लेंगे। मतलब इस तरह से वहाँ आपके आंसर में बायस्डनेस नहीं दिखना चाहिए कि आपने करीबन 3 या 5 एग्जाम्पल बताएं और सभी महिलाओं से संबंधित हैं। आप पुरुषों की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पहले पजामा पहनते थे, बीच में पजामा पूरी तरह से लुप्त हो गया, पैंट शर्ट आ गया, और बहुत समय बाद जो है एक लंबे गैप के बाद फिर लोअर आया, तो लोअर कह सकते हैं कि उसी पजामे का एक वर्जन है। ये पुरुष वाले में आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, बाकी इस तरह आप महिलाओं में भी दे सकते हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे, लेकिन हाँ इसमें अगर आप मॉक इंटरव्यू से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी अभी चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और 4 मेंबर की पैनल है, सब कुछ आयोग का कॉपी पेस्ट किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट सहित जो है 4 मेंबर होंगे। वेटिंग हॉल की ड्यूरेशन में आपके साथ मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आसपास का इन्वायरमेंट क्या रहता है, वो सभी मतलब आपको फेस करने को मिलेगा। कुछ क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर अभी आप रिसेंट में ऐड होते हैं तो करीबन आप 12-13 अगस्त के बाद का डेट आपको मिलेगा, तब तक हमारे यहाँ सभी फुल हो चुका है और रोज़ एक एक दिन ऐसे फुल होते जा रहे हैं। तो आप ज़रूरी समझे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का डिस्कशन बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का।